हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो नवीन पाठ्यक्रम है 2020 से जो एनसीईआरटी पैटर्न पे लागू हो गया है, उसी के हिसाब से चित्रकला विषय की कक्षा 11 का अध्याय 2 सिंधु घाटी की कलाएं भाग 1 को मैं वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। विद्यार्थियों, ये जो सिंधु घाटी की कलाएं अध्याय 2 है वो थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से विस्तार से समझाने के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया है। तो मैं ले चलती हूँ आपको सर्वप्रथम भाग 1 की तरफ। सिंधु घाटी का समय। सबसे पहले हम जाएंगे कि सिंधु घाटी का समय क्या था। तो सिंधु घाटी का समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व रहा। अब ये कौन कौन से स्थल थे जहाँ पे सिंधु घाटी की स्थापना हुई, कौन कौन से केंद्र थे, तो हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र हैं उनका नाम है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। हड़प्पा उत्तर दिशा में तथा मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसा था। ये जो 2 शहर थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के एक उत्तर में बसा था और दूसरा दक्षिण में बसा था। यह सुंदर नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ की कलात्मक वस्तुओं के साथ साथ यहाँ की सुंदर नगर योजना के लिए भी प्रसिद्ध है। इन नगरों में मकान, बाजार, भंडार गृह, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी व्यवस्थित रूप में यथास्थान पर पाए गए थे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये नगर योजना को सुंदर क्यों कहा गया है। इन नगरों का जो सिस्टम था उसमें मकान बहुत अच्छे बने थे, बाजार भी बने हुए थे, भंडार घर थे जिसमें अनाज को रखा जाता था, कार्यालय थे, सार्वजनिक स्थान थे, स्नानागार थे, स्नान करने के लिए बाथरूम जो आजकल के समय में बने जाते हैं उस तरह के भी वहाँ पे बहुत ही व्यवस्थित रूप में यथास्थान बनाए गए थे। जल निकास की व्यवस्था के लिए भी नालियाँ बनी थी। वर्तमान में दोनों नगर पाकिस्तान में स्थित है। जब भारत पाक की आपस में विभाजन हुआ तब ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सिंधु घाटी की सभ्यताओं के जो केंद्र थे वो विभाजन के पश्चात वो पाकिस्तान में चले गए। अब हम देखेंगे कि भारत में भी बहुत सारे स्थान हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र रहे हैं। तो उनके हम नाम पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं और जहाँ से हमें कलात्मक सामग्रियाँ प्राप्त हुई है। तो भारत में भी वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र हैं। गुजरात में लोथल और धोलावीरा है, हरियाणा में राखीगढ़ी, पंजाब में रोपड़ और राजस्थान में कालीबंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से वह कौन कौन सी कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई है जिनकी वजह से हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। तो यहाँ से कलात्मक वस्तुओं में प्रतिमाओं का अर्थ होता है मूर्तियाँ, मोहरें जो मुद्राओं के रूप में, पैसों और सिक्कों के रूप में समझी जाती है, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो पाई जाने वाली मूर्तियाँ थी वो संख्या में खूब हैं और कलात्मक दृष्टि से भी यह मूर्तियाँ बहुत ही उच्च श्रेणी की हैं। बहुत अच्छी सुंदर कलात्मक दृष्टि से, बहुत ही कारीगरी से इन मूर्तियों का या फिर इन मोहरे या फिर यहाँ की जो कलात्मक सामग्रियाँ हैं, बर्तन है, खिलौने हैं, आभूषण हैं, वो बहुत ही नक्काशी के साथ यहाँ पे बनाए गए थे। अब मैं ले चलती हूँ कौन कौन सी प्रमुख मूर्तियाँ हैं। देखिए, कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे पत्थर की बनी हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। यहाँ से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे पहला देखेंगे पुरुष धड़। यह मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। सबसे पहले मैं आपको इस मूर्ति को दिखा देती हूँ अच्छे से। ये एक पुरुष का धड़ है और इसमें धड़ का अर्थ होता है कि इसमें गर्दन से नीचे का और पैरों से ऊपर का जो हिस्सा है उस हिस्से को यहाँ पे बनाया गया है। आप देखेंगे कि ये जो हाथ का हिस्सा है यहाँ पे देखो एक छेद दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से गर्दन का जो ऊपर का हिस्सा था वहाँ पे भी छेद बना हुआ था और जंघाओं का ये जो स्थान है यहाँ पे भी छेद बने हुए थे। तो मैं आपको समझा दूँ, ये जो मूर्ति है, पुरुष धड़ है, पत्थर की मूर्तियों को बनाने की यहाँ पे तकनीक ऐसी रही होगी कि सभी अंगों को अलग अलग बना के और फिर उनको ये जो छेद है, जो सांचे बने हुए हैं, उनमें आपस में जोड़ा जाता होगा।
जैसा हम आजकल देखते हैं कि जो प्लास्टिक की जो गुड़ियाएँ बनी होती है, उनके हाथ और पैर, गर्दन सब बच्चे अलग कर लेते हैं। तो उनको बनाने का तरीका होता है कि उनके सभी अंगों को अलग-अलग बनाया और उसे जोड़ा। यही तकनीक संभवतया जो हड़प्पा की जो मूर्तियाँ हैं, पत्थर की मूर्तियाँ, उनमें यूज़ की गई होंगी। यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से बनी है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए और गर्दन और कंधों पर गड्ढे बने हुए हैं। इस पुरुष धड़ की मूर्ति में सीना चौड़ा और पेट कुछ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है। देख रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं इस मूर्ति को देख के? यह मूर्ति धड़ के रूप में ही प्राप्त हुई है। इसमें हाथ, पैर व सिर प्राप्त नहीं है। संभव है कि ये खंडित हो गई है या फिर इसे पूरा ही नहीं बनाया गया, अधूरा ही छोड़ दिया गया। या तो ऐसा होगा कि इसकी मूर्ति को पूरा बना लिया लेकिन बाद में इसको किसी ने तोड़ दिया, या फिर इस मूर्ति को पूरा ही नहीं बनाया गया था, ये अधूरी ही छूट गई। इसीलिए हमें इस मूर्ति की सिर्फ धड़ प्राप्त हुआ है। इस धड़ को देखकर ऐसा समझ में आता है कि भिन्न भिन्न अंगों को बनाकर फिर उन्हें एक मूर्ति के रूप में बनाने की परंपरा सिंधु घाटी की विशेषता थी। अब हम अगली जो पत्थर की मूर्ति है उसको पढ़ेंगे, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाले व्यक्तियों को धार्मिक व्यक्ति माना जाता था। इस आवक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। अब पहले मैं आपको इस मूर्ति को समझाऊं। ये इस मूर्ति को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक मूर्ति है जिसमें एक व्यक्ति को दाढ़ी वाला योगी के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। इसका जो ललाट है वो बहुत ही छोटा है और पीछे की तरफ ढलवां ललाट है। यहाँ पे बालों को भी लाइनों के माध्यम से यहाँ पे बनाया गया है। सिर के ऊपर एक फीता बनाया गया है जिसके ऊपर गोल ताबीज नुमा बीच में कुछ आकृति भी दिखाई गई है। अब इस योगी की मूर्ति में हम देखेंगे आंखें लंबी और पतली हैं और अध खुली है। ऐसा लग रहा है कि योगी किसी ध्यान की मुद्रा में बैठा है। फिर हम देखेंगे कि ये जो योगी है इसके हाथ में भी जैसा सिर पे फीता और ताबीज बंधा है, उसी तरह का फीता और ताबीज हाथ पे भी बंधा है। यह ताबीज और फीते संभवतया ये उस समय पे किसी विशेष व्यक्ति की पहचान वाले व्यक्ति ही पहना करते थे। आप देखेंगे कि एक कंधे पर वस्त्र के रूप में यहाँ पर एक शॉल ओढ़ा है जो इस बाह के नीचे से और कंधे पर आता हुआ शॉल ओढ़ा गया है। और ये जो शॉल है इस पे त्रिफुलिया अलंकरण, अर्थात यहाँ पे 3 इस तरीके से फूलों की आकृति वाला, यहाँ पे 3 पंखुड़ियों वाली फूलों की आकृति वाली डिज़ाइन वाला यहाँ पे शॉल बनाया गया है। इस ये जो मूर्ति है इसके आप होठ देखेंगे थोड़े बड़े बड़े और बाहर निकले हुए, बीच की रेखा भी जो बड़ी गहरी सी बनाई गई है। इस तरीके से इस मूर्ति को बहुत ही अच्छा, और पत्थर में कह सकते हैं कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की ये एक महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक है। इस आवक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है और शॉल बाएं कंधे से ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली हुई है। शॉल पर त्रिफुलिया डिज़ाइन बनी है। पुजारी की आंखें अधखुली बनाई गई हैं, मानो वह ध्यान की स्थिति में हो। मूर्ति के होठ आगे निकले हुए बनाए गए हैं जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी सीधी लाइनों द्वारा उभरी हुई दर्शाई गई है और बालों को भी सीधी लाइनों के द्वारा मांग निकालकर बनाया गया है। मूर्ति का ललाट बहुत ढलवा बनाया गया है। ललाट पर एक फीता बंधा अंकित है और फीते के बीच में एक गोल ताबीज नुमा आकृति है। इसी प्रकार दाहिनी भुजा से भी ताबीज बंधा प्रदर्शित है। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से ये पत्थर की 2 महत्वपूर्ण मूर्तियाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई, पहली मूर्ति धड़ है वो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है और दूसरी मूर्ति दाढ़ी वाले योगी की या पुजारी की मूर्ति वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब स्टूडेंट्स, मैं ले चलती हूँ आपको कांस्य की मूर्तियों की तरफ कि जो कांसा जो एक धातु होता है उसकी मूर्तियाँ यहाँ पे किस तरह की बनाई गई थी। तो कांस्य की मूर्तियों में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य की ढलाई के कार्य में प्रवीण थे कि कांस्य की मूर्तियाँ गढ़कर नहीं बना के ढाल के बनाई जाती थी।
इसमें कांस्य मूर्तियाँ कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। अब मैं समझाऊंगी आपको कि ढालना किसे कहते हैं, कौन सी तकनीक का वो प्रयोग करते थे जिससे वो धातु की मूर्तियाँ भी बनाने में बहुत ही कह सकते हैं कि वो श्रेष्ठ थे। तकनीक में कहेंगे कि कौन सी टेक्निक थी जिसमें सर्वप्रथम वो लोग क्या करते थे, मोम को एक प्रतिमा या मूर्ति के रूप में बनाते थे। उसके ऊपर चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लपेट दी जाती थी। सबसे पहले वो क्या करते थे, मोम लेते थे और मोम से एक प्रतिमा या मूर्ति बना लेते थे और उसी मोम की मूर्ति के ऊपर ही चिकनी मिट्टी को पूरी तरह से लपेट देते थे। जब ये चिकनी मिट्टी सूख जाती थी तो उस मूर्ति को फिर से गर्म करते थे और फिर मिट्टी के छेद करके गर्म मोम पिघलाकर वापस निकाल देते थे। जब अंदर मोम है और बाहर मिट्टी है, फिर उसको जब पकाएंगे तो क्या होगा कि अंदर की जो मोम है वो तो गर्म हो जाएगी और बाहर की जो मिट्टी है वो पक के और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो वो क्या करते थे कि एक छेद करते थे मूर्ति के नीचे की तरफ और वहाँ से मोम को पिघलाकर वो बाहर निकाल देते थे। उसके बाद क्या बचता था, बाहर का जो खाली जो कह सकते हैं एक सांचे के रूप में एक मूर्ति मिट्टी की उनके पास प्राप्त हो जाती थी। इसके बाद चिकनी मिट्टी का खाली सांचा तैयार हो जाता था। फिर इसी सांचे से वो छेद से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। फिर जब जिस छेद से उन्होंने मोम निकाली है उसी छेद से वो सांचे में क्या करते थे, धातु को पिघाल कर, या तो कांसा या तांबा, उनको पिघाल कर वो उसी छेद से वापस उस सांचे में भर देते थे। और जब वो धातु ठंडी हो जाती थी और ठोस हो जाती थी तब चिकनी मिट्टी के आवरण या सांचे को हटा दिया जाता था। जब उन्होंने वो जो सांचा है मिट्टी का सांचा, उसमें छेद के अंदर से पिघला के उन्होंने धातु को डाल दिया। कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद जब वो धातु ठंडी हो गई तो क्या करते थे, बाहर के जो मिट्टी का आवरण होता था, सांचा होता था, उसे वो तोड़कर अलग कर देते थे और अंदर से उनको तांबे या कांसे की मूर्ति बहुत ही सुंदर तकनीक के साथ मिल जाती थी। तो ये उनकी एक विशेष तकनीक थी। तब चिकनी मिट्टी के आवरण या सांचे को हटा दिया जाता था और धातु जिसमें मुख्य रूप से कांसे व तांबे की मूर्तियां बनाई जाती थी। इस तरीके से मूर्तियां ढालने का यही तरीका था। कांसे की मूर्तियों में पशु और मनुष्य दोनों की ही मूर्तियां बनाई जाती थी। तो कांसे की मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्तियां बनी है, देखिए मोहनजोदड़ो में कौन सी मूर्तियां मिली है, नर्तकी की मूर्ति, भैंस, वृषभ व बकरी की मूर्तियां, ये सारी की सारी मूर्तियां मोहनजोदड़ो से मिली हैं। दूसरा हम देखेंगे लोथल से में मिले तांबे का कुत्ता और पक्षी। इसी तरीके से कालीबंगा से भी हमें सांड की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये कांसे की मूर्तियां कौन कौन से स्थान से प्राप्त हुई, मैंने इसके ऊपर आपको दिखा दिया, बता दिया है। अब मैं ले चलती हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की आइकॉन कह सकते हैं, जो मुख्य रूप से जो मूर्ति जो प्रसिद्ध है वो है नर्तकी की मूर्ति। अभी जो नर्तकी की मूर्ति है ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कांस्य धातु से बनी है। सबसे पहले मैं आपको उस मूर्ति को अच्छे से दिखाती हूँ। आप देखिए ये एक मूर्ति है। इसमें क्या है कि एक महिला को नृत्य करते हुए मुद्रा में बनाया गया है। ये जो स्त्री है, जो महिला है, उसने वस्त्र नहीं पहने हैं परंतु इसने आभूषण बहुत सारे पहने हैं। आप देखेंगे कि उसके एक हाथ में पूरे में चूड़ियाँ पहनी हुई है और इस हाथ को नृत्य की मुद्रा में लहराते हुए अपने घुटने के ऊपर जंघा पे रखा उसने दिखाया है। फिर आप देखेंगे दूसरे हाथ में इसने ऊपर की तरफ यहाँ पे बाजूबंद रूपी कड़ा और नीचे की तरफ यहाँ पे कलाई पे भी कड़ा पहना है और इसने इसको कमर पे हाथ को रखा है। गले में देखेंगे इसने एक माला पहन रखी है जिसमें माला में कोड़ियों से 3 कोड़ियाँ आपस में पिरोकर और बहुत सुंदर माला यहाँ पहनाई गई है। स्त्री का चेहरा बहुत खूबसूरत नहीं है परंतु आप देखेंगे कि स्त्री का जो बाल है, उनकी केश सज्जा कितनी सुंदर, उसको जूड़े के रूप में बनाया गया है। स्त्री की जो आकृति है उसमें पैरों को बहुत लंबी लंबी पैरों की आकृतियां बनाई गई है। अब मैं ले चलती हूँ इस मूर्ति की विशेषताओं की तरफ। नर्तकी की मूर्ति, यह मूर्ति सिंधु घाटी की सर्वोत्तम मूर्ति शिल्प मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये जो स्थान है मोहनजोदड़ो, यहाँ से ये
कांस्य धातु की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसमें एक लड़की को नृत्य करने की मुद्रा में कांस्य धातु में ढालकर बनाया गया है। इस मूर्ति की लंबाई 4 इंच है, मतलब ये बहुत बहुत बड़ी आकृति नहीं है, 4 इंच की ही मूर्ति है। लेकिन इसमें कितनी विशेषताओं के साथ इस मूर्ति को बनाया गया है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कह सकते हैं, कलात्मक नमूना है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला दर्शाया गया है तथा उसे निर्वस्त्र बनाया गया है। उसके केश जूड़े के रूप में बंधे हुए दिखाए गए हैं और उसकी बाईं भुजा चूड़ियों से ढकी है। वहीं दाईं भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद रूपी चूड़ी तथा नीचे के भाग में कड़ा पहनावा दर्शाया है। इसके गले में कोड़ियों से बना हुआ हार सुशोभित है। दाहिना हाथ कमर पर टिका हुआ है तथा बायां हाथ नृत्य की मुद्रा में घुटने के ऊपर जंघा पर टिका दर्शाया गया है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। इस मूर्ति में नृत्य की मुद्रा को भाव तथा शारीरिक ऊर्जा के साथ प्रदर्शित किया गया है। इस तरीके से हम देखेंगे, आंखें बड़ी है लेकिन नाक को थोड़ा चपटा बनाया है। बहुत सुंदर उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके जो आभूषण है और उसकी जो शरीर की संरचना है और नृत्य के जो मुद्राएं हैं उसमें ऊर्जा का भाव इसमें अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। अब मैं ले चलती हूँ एक और कांस्य मुद्रा है वृषभ की प्रतिमा। जो वृषभ की प्रतिमा को देखेंगे, यह भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और यह मूर्ति भी कांस्य धातु में ढालकर बनाई गई है। इसमें वृषभ को भारी भरकम शरीर के साथ आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। आप देखेंगे ये जो वृषभ है, एक ये जो जानवर है, इसकी चेहरे के जो भाव है, गर्दन ऊपर उठाए हुए और बहुत ही क्रोध और गुस्से में आक्रामक मुद्रा में इसको दिखाया गया है। अब हम देखेंगे वृषभ के मुख पर क्रोध के भाव हैं और उसके गले में रस्सा बंधा होने से वह पालतू पशु प्रतीत हो रहा है। इस तरीके से हमने यहाँ की जो मुख्य मुख्य मूर्तियाँ हैं उनको पढ़ लिया है। अब मैं ले चलती हूँ आपको यहाँ पे मृण मूर्तियों की तरफ। मृण मूर्तियों का अर्थ होता है मिट्टी की मूर्तियाँ। मिट्टी की मूर्तियों को बनाकर फिर उन्हें पकाया जाता था, उन्हें कहा जाता है टेराकोटा। तो जो टेराकोटा की मूर्तियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। यहाँ से मिट्टी की मूर्तियाँ भी खूब प्राप्त हुई हैं। यह कांस्य व तांबे जितनी परिष्कृत तो नहीं है, परंतु कलात्मकता से निर्मित की गई हैं। तांबे और कांस्य की मूर्तियाँ ढालकर बनाई गई थी, वो ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो भी अच्छी बनी हैं। यहाँ से प्राप्त मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं, दाढ़ी वाले पुरुष की भी छोटी छोटी मूर्तियाँ जिसमें बाल गूंथे हुए हैं, जो एकदम सीधे खड़े हैं, टांगें थोड़ी चौड़ी है, भुजाएं शरीर के साथ चिपके हुए बनाई गई है। इस तरीके से यहाँ पे 2 तरह की मूर्तियाँ बनाई गई। एक महिला स्त्री की मूर्तियाँ जिन्हें मातृ देवी की मूर्तियाँ कहा जाता है, और दूसरे देवता की मूर्ति बनाई गई है, जो दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति, छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं, जिनकी विशेषताओं में बताया है कि बाल गुंथे हुए हैं, एकदम सीधे खड़े हैं, टांग थोड़े चौड़े हैं और भुजाएं शरीर के साथ चिपके हुए बनाई गई है। यह मूर्तियाँ बहुलता से पाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी देवता की मूर्तियाँ रही होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मातृ देवी की और देवता की मूर्तियाँ भी मिट्टी में बनती थी। ये यहाँ की लोक कला की प्रचलित मूर्तियाँ थी। गांव के लोग जो कि कांसे को या तांबे को ढालना नहीं जानते थे, वो अपने यहाँ पे पूजा करने के लिए इस तरह की मूर्तियाँ अपने यहाँ पे मिट्टी के द्वारा पकाकर टेराकोटा के रूप में बनाते थे। अब आगे ले चलती हूँ मैं यहाँ को मिट्टी के खिलौने, कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं उनमें मिट्टी के बने खिलौनों में पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े का अर्थ होता है कि बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी, सीटियाँ, बजाने वाली सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गिट्टियाँ, चक्री, डिस्क आदि प्राप्त हुई हैं। इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे खिलौने भी मिट्टी के द्वारा बनाए जाते थे। अब हम देखेंगे मातृका की मूर्ति। मातृका की मूर्ति है, यह भी मिट्टी की बनी मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है। इस तरह की मूर्तियाँ यहाँ पे बहुत बनती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मातृ देवी की मूर्तियों में
जो ग्रामीण जीवन के जो लोग बाग थे वो उनकी पूजा करने के लिए इन मातृकाओं की मूर्तियां बनाते थे। यह मृण मूर्तियां आमतौर पर भद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्राओं में बनाई गई है। आप देखेंगे कि ये जो मूर्ति बनी है इसकी जो आकृति है वो बहुत ही सुंदर नहीं बनाई गई। आप देखेंगे कि इसकी आकृतियों में भद्दापन है। आंखें बिल्कुल गोल गोल बनाई गई हैं, नाक को चपटा बनाया गया है, सिर के ऊपर जो मुकुट बनाया गया है वो कोई पंखों की तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। गर्दन में मालाओं को देखेंगे, किसी तरह की उसमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाई गई, साधारण रूप से मिट्टी की लंबी लंबी बेलें बनाकर यहाँ पे लटका दिया गया। वक्षस्थल को अत्यधिक उभार वाला बनाया गया है, कमर को अत्यधिक पतला बनाया गया है। इस तरीके से इनकी जो आभूषण है या ये जो आकृतियों के जो चेहरे हैं उसमें कुछ भी सुंदरता हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस तरह की मूर्तियां मिट्टी की यहाँ पे खूब बनती थी। इन्हें मातृका की या मातृ देवी की मूर्तियां कहा जाता था। तो अब हम देखेंगे यह मृण मूर्ति आमतौर पर भद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्राओं में बनाई गई हैं, जिनका बड़ा वक्षस्थल है, पतली कमर है, गोल गोल आंखें हैं, चोंच जैसी भद्दी नाक बनाई गई है। इनके चेहरे को भद्दा बनाया गया है, सिर के ऊपर पंखों जैसी आकृति वाला मुकुट है तथा दोनों तरफ प्याले नुमा उभार दर्शाया गया है। गले में कई लड़ियों वाली माला बनाई गई है, अधो वस्त्र लपेटे हुए भी दिखाया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पे वस्त्र पहने दिखाया गया है, जिसको भी लपेटा हुआ ही दिखाया गया है। उसमें किसी तरह की कह सकते हैं कि उसमें बहुत ही परिष्कृत रूप में नहीं बनाया गया। अब मैं ले चलती हूँ आपको यहाँ पे पत्थर की मूर्तियाँ हमने पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे कांस्य धातु की मूर्तियाँ, उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ की मृण मूर्तियाँ, खिलौने। अब मैं ले चलती हूँ मुद्राओं की तरफ, मोहरों की तरफ, कि यहाँ पे कैसी कैसी मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो मोहरें माध्यम, किस किस माध्यम में मोहरें बनी थी? मोहरों का अर्थ होता है सिक्के। क्या था कि हड़प्पा जो स्थान था सिंधु घाटी का, वो व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में मोहरें प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हज़ारों की संख्या में मोहरें प्राप्त हुई है। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली माध्यम। माध्यम का अर्थ है कि किस किस वस्तु से ये मोहरें बनाई गई थी। तो ये ज़्यादातर सेलखड़ी, गोमेद, चकमक पत्थर, ये तीनों तरह के पत्थर हैं तथा तांबा, कांस्य, हाथी दांत और मिट्टी की बनी प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों पर एक सींग वाला सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, पालतू भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हैं। इन मोहरों को बनाने का उद्देश्य क्या था? ये मोहरें क्यों बनी है? तो हड़प्पा व्यापार का प्रमुख केंद्र था, इसीलिए यहाँ पर मुद्राओं का चलन अत्यधिक था, इसीलिए मोहरें बनी थी। एक अन्य कारण और था कि यह मोहरें ताबीज के रूप में बाजू पर भी बांधी जाती थी, जिससे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सके। इससे पूर्व में मैंने जब आपको एक मूर्ति का वर्णन किया था, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, उसके बाजू के ऊपर भी एक ताबीज बंधा था और उसी तरह का ताबीज उसके सिर के ऊपर फीते पर भी बंधा था। तो ये जो मोहरें या जो ताबीज के रूप में भी मोहरें बनाई जाती थी धातु की, वो किसी विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान के लिए ये मोहरें बनाई जाती थी। अब है इन मोहरों का आकार। यहाँ से प्राप्त मोहरें लगभग 2 इंच की वर्गाकार पट्टियाँ होती थी, या 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई की यहाँ पे वर्गाकार पट्टियाँ थी, जो मुख्यतः सिलखड़ी पत्थर से बनी हुई थी। प्रत्येक मुद्रा पर एक चित्रात्मक लिपि लिखी थी, जो आज तक भी नहीं पढ़ी गई है। इस तरीके से हर मोहर की साइज़ वैसे लगभग सबकी अलग अलग होती थी, लेकिन ज़्यादातर जो मोहरें प्राप्त हुई है 2 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी बनी होती थी, और उनमें कुछ एक ऐसे लेख लिखे थे जो आज तक भी पढ़े नहीं गए हैं कि उनकी लिपि क्या थी, समझ में नहीं आ पाया है। आकृतियाँ, इन मोहरों में जो आकृतियाँ बनी थी उनमें अधिकांश से कोई जानवर जैसे कुबड़दार या बिना कुबड़दार सांड, हाथी, बकरे और दैत्याकार जानवर बने होते थे। कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की आकृतियाँ भी बनी होती थी। इस तरीके से मैंने आपका ये जो टॉपिक है उन सभी टॉपिक्स को अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से सरलतम रूप में प्रस्तुत किया है। आगे मैं ले चलती हूँ। यहाँ से जो मोहरें प्राप्त हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण मोहर है पशुपति मुद्रा वाली मोहर। यह सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में सबसे विशिष्ट मोहर है।
इसमें इन मोहरों का आकार, मतलब इस तरह की मोहरें भी बहुत सारी प्राप्त हुई हैं। तो इन मोहरों का जो आकार था वो आधे इंच से लेकर 2 इंच तक वर्ग या आयत के रूप में मिला है। इन मोहरों में एक मानव पालथी मारकर बैठा हुआ है और इसके एक तरफ हाथी व बाघ है और दूसरी तरफ गैंडा व भैंसा अंकित है। अब मैं जब इस मोहर को आपको दिखाती हूँ तो देखेंगे कि एक ये व्यक्ति है जिसके सिर के ऊपर सींगों वाला उसने मुकुट पहन रखा है। चेहरा इसका शेर के रूप में अंकित किया गया है। एक तरफ देखेंगे यहाँ पे शेर या बाघ को बनाया गया है, यहाँ हाथी का अंकन है। दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पे गैंडे का और सांड का अंकन है। ये व्यक्ति आलती पालती मारकर यहाँ पर बैठा है और उसके नीचे की तरफ जो आसन है, आसन के नीचे की तरफ 2 12 सिंगे बनाए गए हैं। इतने सारे पशुओं का एक साथ अंकन और बीच में मानव को यहाँ पे बनाकर ये पशुओं के देवता या पशुपति के रूप में इन मोहरों पर उत्कीर्ण किया गया था। और यहाँ पे इन मोहरों की जैसी विशेषता है कि यहाँ पे ऐसी कुछ लिपि में लेख लिखे थे, लेकिन वो आज तक पढ़े नहीं गए हैं। ये देखेंगे आप, यहाँ पे चित्रात्मक लिपि में कुछ लेख लिखे गए हैं। इस तरह की मोहरें यहाँ से खूब प्राप्त हुई हैं। मानवाकृति की आसन के नीचे 2 12 सिंगे भी बनाए गए हैं। मानवाकृति को अति विशाल सिंग वाला मुकुट पहने पशुओं के देवता के रूप में अंकित किया गया है। इसीलिए यह मुद्रा पशुपति मुद्रा कहलाती है। इन मुद्राओं के ऊपर भी एक विशेष लिपि में कुछ लेख लिखा है। इस तरीके से ये जो सेलखड़ी पत्थर की जो मुद्रा थी पशुपति मुद्रा, उसकी मैंने वर्णन कर दी। अब कुछ मुद्राएं तांबे की भी बनी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये मोहरें वर्ग या आयताकार पट्टियों के रूप में पाई गई हैं। इनमें एक तरफ मानवाकृतियां हैं और दूसरी तरफ या दोनों तरफ ही कुछ अभिलेख लिखे हैं। इन मुद्राओं पर आकृतियां व लेख किसी तीखे नोकदार औजार से काट कर बनाए जाते थे। क्योंकि तांबे की मुद्राएं हैं, सहज रूप से इनमें से कुछ खोदना मुश्किल होता था, इसलिए तीखे औजारों के द्वारा इसमें जो लेख लिखे जाते थे या आकृतियां बनाई जाती थी। ये तांबे की मुद्राएं मोहरें मुख्य रूप से भुजा पर बांधी जाती थी एवं व्यक्ति की पहचान के लिए मदद करती थी, तभी इन पर अभिलेख भी अलग अलग लिखे हैं। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये वीडियो जो है वो पूर्ण होता है। अध्याय जो 2 है सिंधु घाटी की कलाएं, उसका भाग 1 मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएंगे। मेरा जो ड्राइंग थ्योरी आरबीएसई चैनल है वो लेके आता रहेगा आपके लिए आगे से आगे नवीन पाठ्यक्रम के ऊपर नए से नए वीडियोज़। स्टूडेंट्स, आपको यदि इसके लेसन्स और क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मेरा जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे आप जा सकते हैं। किसी तरह की कोई क्वेरी हो, आपको कमेंट लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर मुझे जो मेरा ईमेल आईडी है studydrawingtheory@gmail.com पे भी लिख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।